उम्र का नहीं रखा है। चलो मैं बोलता हूँ कि आपके पास 2 महीने का बच्चा है या 3 महीने का बच्चा है ना? तब आप कितना देंगे? अच्छा 2 से 4 ग्राम है, कौन है? सोनाली। ओहो! चलो 2 से 4 ग्राम अच्छा 1 अमलक भी है। ठीक है, मुझे ये बताओ हम लोग प्रैक्टिस करने बैठे हुए हैं, 1 अमलक कैसे पहचानेंगे? क्या आँवला लेके आएँगे तब तौलेंगे? देखो सोनाली हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना, सभी लोग डिस्कस कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि मुझे ही सब कुछ आता है। ये समझो कि मुझे कुछ नहीं आता है, ठीक है? आप लोग बस जवाब दोगे, क्या पता किसी का बहुत अच्छे से जवाब आ जाए। बाल चतुर्वेद कोई भी बताए? कुछ तो आंसर दो तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि प्रैक्टिकली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। क्योंकि जब वहाँ पर एक से एक ऑप्शन आएँगे ना तब समझ में आएगा कि भाई हमें कितना देना है। हाँ, अब आया। तो आप लोग याद रखोगे कि 2 से 4 रत्ती आप दे सकते हो, ठीक है? तो ये सही है। रत्ती में ही हम लोग यहाँ पर जाएँगे जब प्रैक्टिकली देंगे। नेक्स्ट देखें कि श्लेष्म, श्लेष्म ज्वर में हाँ, हाँ, ठीक, ठीक। काफ़ी लोगों ने एक रत्ती भी दिया है। हाँ, वो आप दे सकते हैं, कोई नहीं। अ, नेक्स्ट बताया गया कि श्लेष्म ज्वर में गर्भवती स्त्री को देना चाहिए। हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है और मेरे ख़्याल से इसको महिलाएँ बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली भी लेती हैं। तो आप लोग देख लीजिए इसे कि श्लेष्म ज्वर में गर्भवती स्त्री को देना चाहिए राशनाक्वाथ, दशमूलारिष्ट तथा राशना तेल और घृत। इनमें से क्या देना है? कोई मुझे बताएगा? श्लेष्म ज्वर में गर्भवती स्त्री को क्या देना है? कोई भी आंसर दे। माइक ऑन करके भी दे सकते हैं, ऐसा नहीं। ओके, श्रुति ने कहा है दशमूलारिष्ट। चलिए नेक्स्ट। वेरी गुड, कोई आंसर तो दे रहा है। और भी दे सकते हैं डॉक्टर्स, क्योंकि मेरे ख्याल से सभी यूजी कंप्लीट करके आए हैं। जितना भी पढ़ा है थोड़ा बहुत तो शेयर करिए। गलत भी हो तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ कोई इंसल्ट नहीं होने वाली, कोई टॉपर नहीं है, ठीक है? सब पढ़ने के लिए ही हैं। कोई भी डॉक्टर साहब बताइए, श्लेष्म ज्वर में गर्भवती स्त्री को देना चाहिए। डॉक्टर सोनाली, गलत भी दो, कोई भी दिक्कत नहीं है ना? कोई भी हम पहले से नहीं ये सब कुछ पढ़ा हुआ। डॉक्टर सोनाली, यस। हाँ, मुझे बताइए कि श्लेष्म ज्वर में गर्भवती स्त्री को देना चाहिए, क्या देना है हमें? सर दशमूलारिष्ट देना चाहिए। चलो, देखो 10 मूल अरिष्ट है ना? अब एक हम लोग है ना पॉइंट खेलते हैं। मुझे ये बताओ अगर मैं यहाँ गर्भवती की जगह प्रसूता कर दूँ तो क्या दोगी आप? प्रसूतम में तो दशमूलारिष्ट का है तो फिर यहाँ रासनापात होना चाहिए। हाँ, देखो यही पॉइंट था, है ना? आता हमको सब कुछ है, बस थोड़े से ऑप्शन की वजह से कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो यहाँ मैंने क्वेश्चन ही चेंज कर दिया तो आंसर क्लियर हो गया कि मतलब अधिकतर से जो आपकी अ, जो प्रसूता स्त्री होती हैं, वहाँ पर हम लोग दशमूलारिष्ट देते हैं, ठीक है? ये अक्सर घर-घर में चलता रहता है कि भई जैसे ही डिलीवरी हुई कि वहाँ पर ज्वर भी आता है तथा यूटेरस का इन्फ्लेमेशन भी हो जाता है ना तो उसको भी कम करने में दोनों में ये वात का भी समन कराता है ना कोई चीज़ अगर बढ़ गई है तो उसको भी कम करने में दशमूल का बहुत अच्छा योग रहता है ना। दूसरा ज्वर में भी काम आता है तो इस चीज़ को याद रखेंगे कि यहाँ पर जो गर्भवती स्त्री के लिए कहा गया है अर्थात यहाँ पर वो गर्भवती है, तो यहाँ पर आपको क्या देना है? रासनाक्वाथ देना है, ठीक है? और हाँ, ध्यान रखना कि रासनाक्वाथ एक मात्रा में ही देना है, बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं देना हमें यहाँ, ठीक है? क्योंकि यहाँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा 10 एमएल से ऊपर नहीं देना है, ठीक है? 10 एमएल से और एक सामान्य जो व्यक्ति रहता है, वहाँ आप लोग 15 भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पर जब दिया जाता है रासनाक्वाथ, तो आपको 10 एमएल बीडी देना है, ठीक? तो शेष नज़र में गर्भवती स्त्री में क्या देना चाहिए? नेक्स्ट बताया गया है कि अप्राप्त कालो याप्य संबंधी वर्णन है।
नागोदर के लिए या गुणगर्भ के लिए या मूढ़गर्भ के लिए या रक्तगुल्म के लिए? कोई मुझे बताएगा? अप्राप्त काल याप्यः ये किसके लिए कहा गया? फेवरेट है ये वर्ड, मेरे ख्याल से सभी को पता भी होगा। ओके, वेरी गुड। सोनाल ने बताया कि भई यहाँ पर रक्तगुल्म के लिए कहा गया है, तो यहाँ पर वैसे ही बताया गया है कि अप्राप्त काल अर्थात यहाँ पर काल की बात चल रही है, ठीक है? जब कंप्लीट हो जाएगा वो काल, है ना? तो वो ठीक हो जाएगा और जब तक वो काल कंप्लीट नहीं होएगा, तो क्या होगा वो? याप्य होगा, ठीक है? अर्थात आप सभी को पता है रक्तगुल्म भाई 9 महीने, 9 महीने में अगर कंप्लीट हो गए, तो ये समझ लो वो ठीक हो जाएगा, है ना? और 9 महीने से पहले, है ना? अप्राप्त काल हो यानी कंप्लीट नहीं हुआ है वो, तो वो क्या हो जाएगा? याप्य रहेगा। आप उसमें कितना भी ट्रीटमेंट करा लीजिए, कुछ भी करा लीजिए, कोई मतलब नहीं है। जैसे ही 9 महीना कंप्लीट हुआ, वैसे ही यहाँ वो व्यक्ति ठीक हो जाएगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट है आपका लहसुन बीज रसात्मक होता है। ये काश्यप के द्वारा पूछा जा रहा है, ध्यान रखेंगे कि काश्यप ने जो लहसुन का जो वर्णन कर रखा है, तो वहाँ पर लहसुन बीज का जो रस होता है वो कैसा होता है? एक बार लहसुन बीज के बारे में थोड़ा लहसुन के बारे में थोड़ा हम लोग जानकारी ले लेते हैं। आप लोग कोई मुझे बताएँ, ये इतने सारे रस हैं, कौन-कौन सा किस-किस के लिए दिया गया है? श्रुति, मुझे कुछ डॉक्टर्स के नाम नहीं पता है, आप लोग जवाब दे सकते हैं ताकि हम लोगों का डिस्कस कंप्लीट हो जाए। ओके, श्रुति बता रही है कि भई कटु रस दिया जाना चाहिए, राइट है आंसर। अब मुझे ये बताओ कि यहाँ जो मधुर रस भी दिया गया है, लवण भी दिया गया है और तिक्त भी दिया गया है, इनके लिए भी थोड़ा बहुत वर्णन कर दीजिए, ताकि ये हमारा रिवीजन हो जाएगा। सोनाली, श्रुति, यहाँ मधुर रस किसमें होता है? क्या है ये? थोड़ा जल्दी-जल्दी चलें। सोनाली, श्रुति, ओके, वेरी गुड। यहाँ पर बताया गया है जो पुष्प का जो ब्रंथ होता है ना? लहसुन का अ, तो हम कह सकते हैं कि ब्रंत, तो ब्रंत में आपको लवण और तिक्त दोनों ही मिलता है, ठीक है? वेरी गुड और पत्तों में भई कसाय रस होता है, ध्यान रखेंगे पत्तों में कसाय रस होता है, लहसुन के जो पत्ते होते हैं उन्हें चबाते हैं तो कसाय रस की फीलिंग आती है हमें। जब ये यहाँ जो मधुर वर्ड दिया गया है, तो मधुर क्या है? इसका विपाक होता है ना? आप सभी लोग याद रखें कि लहसुन का विपाक मधुर होता है और कटु क्या है? लहसुन के बीजों का जो रस होता है वो कटु होता है। कैसा होता है? कटु होता है। अच्छा चलिए यहाँ पर जब एग्ज़ाम को बहुत ज़्यादा टफ बनाने की कोशिश करते हैं, सोचते हैं कि बच्चों को थोड़ा कन्फ्यूज़न किया जाए, तो ये पीडिया से ये धूपन वाले क्वेश्चन अच्छे से ले लेते हैं वो लोग। तो ध्यान रखें कि अपशमार में विशेषतः धूप प्रयोग करें। कौन-सी आप लोग अपशमार में धूप का यूज़ करते हैं? क्योंकि अक्सर ये लोग प्रैक्टिकली भी नहीं करते हैं, मैं सच बताऊँ तो। जो चीज़ें प्रैक्टिकली नहीं करते हैं, वो लोग वो पूछ लेते हैं। सोचो अय्या वाले ने पेपर बनाया है, और वहाँ दिन भर धूप ही धूप चलता है। बाकी के राज्य वाले कहते हैं, "धूप होता क्या है?" है ना? हमको तो सुनने में आ रहा है, हाँ भाई, कोमार धूप भी होता है, दशांक धूप भी होता है, बस सुनने में आया है, करा नहीं है। वो लोग बेचारे डेली प्रैक्टिकल करते हैं, तो वो लोग क्वेश्चन दे देते हैं ऐसा। ठीक है? तो मुझे बताओ ज़रा अपशमार में विशेषतः धूप का प्रयोग किया था। किस धूप का प्रयोग करते हैं हम लोग अपशमार में? महेश्वर धूप है, रक्षोहग्न धूप है तथा दशांग धूप है और कोमार धूप है। इनमें से किस धूप का प्रयोग करते हैं हम लोग? कोई भी आंसर दे। श्रुति, सोनाली। देखो आंसर सही हो ऐसा नहीं करना है हमें, गलत भी हो तो चलेगा क्योंकि डिस्कशन के लिए कुछ तो पॉइंट होंगे हमारे पास। श्रुति, ओके। एसबी, डॉक्टर एसबी ने सही आंसर दिया है ना? हालाँकि क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है, बहुत बढ़िया है। यहाँ पर बताया गया है कि दशांक धूप आंसर सही है। अब मुझे एक-एक धूप के बारे में बता दो कि भई कुमार धूप किस लिए है, रक्षोहग्न किस लिए है और महेश्वर धूप किस लिए है?
कोई मुझे बताएगा? डॉक्टर सोनाली? श्रुति? कोई भी मुझे बताए। महेश्वर धूप ग्रहनाशक, महेश्वर धूप और सिंशुक धूप एक है जो ग्रहनाशक बताया है। वेरी गुड। कुमार धूप जो है बालकों की वृद्धि के लिए बताया है। वेरी गुड। चलो, ये रक्षोहग्न कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ पर जो रक्षोहग्न दिया गया है, ये स्पेशली मेरे ख्याल से शायद किताबों में मतलब संहिता में आपको डी में मिलेगा। ये स्पेशली बैक्टीरिया वायरस के लिए होता है। आप लोगों ने देखा होगा जब डिलीवरी होती है ना, तो वहाँ पर उस घर में एक लकड़ी के ऊपर पता नहीं गंधक और ये सारी चीजें मतलब डाल के रख दिया जाता है ना? तो अ, वहाँ पर एक धूपन होता है, तो उसे हम रक्षोहग्न कहते हैं। ये अक्सर बैक्टीरिया वायरस के लिए होता है ताकि बच्चे को कोई इन्फेक्शन ना फैले, ठीक है? महेश्वर धूप जो आपने बताया बिल्कुल सही बताया, ठीक है? ये ग्रह बाधा के लिए होता है और कौमार धूप जो होता है वो स्पेशली बच्चे की वृद्धि के लिए होता है। किसके लिए होता है? बच्चे की वृद्धि के लिए होता है। जबकि दशांग जो धूप होता है वो स्पेशली अपस्मार के लिए होता है। किसके लिए होता है? अपस्मार के लिए, ठीक है? तो अब मुझे कोई बताए ये धूपन करना कैसे भाई? ये बच्चा किस उम्र का है? मुझे नहीं समझ में आ रहा है। कोई मुझे बताओ। और दशांग धूप में लेना क्या है हमें? कोई बताएगा? श्रुति, कोशिश करो। गलत होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। कुछ द्रव्य याद है जैसे शिरीष है, मध्यस्थी है, रजनी द्वय है। बिल्कुल सही है। ये मुझे बताओ इस धूपन को कैसे किया जाता है? बच्चे को कैसे रखा जाए मुझे बताओ थोड़ा? आई थिंक जिस वार्ड में या आई मीन जिस रूम में जो बच्चे को रखा जाता है वहाँ पे थोड़ा सा जैसे हम फ्यूमिगेशन करते हैं उस टाइप से। हाँ। ऐसा जरूरी नहीं है कि बच्चा उस टाइम उधर। हाँ, चलो ये अच्छी बात है। मुझे लगा कि है ना कुछ लोग है ना जिस तरीके से स्टीम ली जाती है, उस तरीके से बच्चे को धूप के पास ले जाएँ और ऐसे कर तो नहीं रहते हैं। कि वो देखा है कि भई जैसे कर्णधूपन होता है, कान के पास ले आया तो धूपन कर दिया, है ना? तो ध्यान रखना या बच्चे को बिल्कुल मत पास ले जाना धूप के, है ना? बच्चे को दूर ही रखना। बस उस रूम के लिए रहता है जिस रूम में वो बच्चा है, ठीक है? उस परिधि में आपको धूपन करना है। तो ये होता है हमारा मतलब कि दशांक धूप या कुमार धूप जो भी है तो उस परिधि में करना है जहाँ बच्चा विशेष रह रहा है, ना कि बच्चे के पास ले जाके करना है, ठीक है? ध्यान रखेंगे। फिर नेक्स्ट बताया कि फक्क व्याधि में द्वारा शोधन करते हैं। पहला है एरंड, हरितकी, दंतीमूल, त्रिवृत। तो कोई मुझे बताएगा कि फक्क व्याधि कितने प्रकार की होती है और इसमें हमें अगर शोधन करना है तो किससे करना है? कोई मुझे बताए? ओके, सोनाली ने बताया त्रिवृत इज राइट, ठीक है। सोनाली मुझे ये भी बता दो कि किस में करने की बात कही जा रही है ये शोधन? मैं बच्चे में करा दूं या उस नर्स में करा दूं या माँ में करा दूं? किसका शोधन करा रहे हैं यहाँ? बच्चे का शोधन करा रहे हैं, पक्का? बच्चे की माँ का शोधन करा रहे हैं। दोनों में कराना होता है सर आई थिंक। अच्छा, बच्चे में और माँ में। बच्चा बहुत छोटा है, त्रिव्रत कैसे दोगे? तुमको पता है 1 महीने का बच्चा भी है ना? या 2 महीने का बच्चा है, तो तुम लोग कभी आयुर्वेद दवाइयाँ दिए हो च्यवनप्राशन के अलावा? और वो भी विरेचनकारी? दिए हो या किसी को देते हुए देखा है? महीने तक तो वैसे भी बोला गया है कि जो बच्चा होता है उसकी माँ को उसके स्तन में लेप कराना है, फिर उसको कई लोगों ने घुल के पिलाने के लिए औषध पान कराने के लिए बोला, कई ने बोला है कि ऐसे ही दे देना है। हुँ। देखो यहाँ प्रैक्टिकली देखा जाए अक्सर तो माँ के लिए विशेष तौर पे कहा गया है क्योंकि देखो यहाँ बच्चे का तो कोई रोल ही नहीं है। कैसे रोल नहीं है मुझे ये बताओ कि जो फक व्याधि होती है तो उसमें जैसे हाँ, चलो नीचे भी आ गया। देखो ज़रा ये लिखा हुआ है एक और क्वेश्चन है कि क्षीरज फक में धात्री क्षीर दोष प्रधान है। ठीक है? तो जो क्षीरज जो फक व्याधि है ना? तो एक ये फक का टाइप होता है। तो इसमें दोष कौन-सा प्रदान होता है? कोई मुझे बता दे?
कफ होता है ना? अब देखो यहाँ पर क्या है, बच्चे का तो कोई लेन-देन है ना? यहाँ किसका है? भई माँ में दिक्कत आ रही है, माँ के दुग्ध में दिक्कत आ रही है ना? तो यहाँ पर कैसा आ रहा है? कफ़ा जा रहा है। तो हमें ऐसा नहीं लगता है कि भई बच्चे को ट्रीट करने से पहले हम लोग माँ को थोड़ा ट्रीट कर लें? क्योंकि माँ के अंदर से ही भई जब कफ़ज दुग्ध व नहीं आएगा तो बच्चा अपने आप ठीक हो जाएगा। अगर माँ जो भी मेडिसिन लेगी तो स्तन के द्वारा भैया बच्चे को भी हो जाएगा। ये क्यों नहीं देख रहे हो? हम बच्चे को स्पेशल क्यों दें? हाँ, बच्चा अगर बड़ा है तो हम लोग अलग से दे सकते हैं। अब बच्चा बेचारा 2 महीने का, 3 महीने का, उसको अलग से कहाँ से त्रिबल दे दोगे? और सिरप फॉर्म में भी मेरे ख़्याल से आजकल आने लगे हैं। पहले तो नहीं आते थे, है ना? पाउडर ही रहता था। और लेप-वेप जैसे बताया गया है, डॉक्टर साहब ने बहुत सही बताया है ना? तो आप अगर ऐसा प्रैक्टिकली करना है, तो यहाँ पर आप लोग याद रखेंगे कि माँ के लिए स्पेशली कहा गया है, ठीक है? तो माँ अगर इसका पान करेगी त्रिव्रत का, तो बच्चा स्तन्य के द्वारा वो खुद ही कर लेगा, ठीक है ना? तो बच्चे का भी हो जाएगा और माँ का भी हो जाएगा यहाँ पर शोधन, दोनों का ही शोधन हो जाता है, ठीक है? चलो वेरी गुड। काफ़ी हद तक आंसर सही है। पढ़ तो बहुत रहे हो तुम लोग। नेक्स्ट है हमारे पास प्रवरम जीवनयान क्षीर मुक्त रसायन किस क्षीर के लक्षण है? तो आप सभी को पता होगा कि एक फेवरेट लाइन आती है जीवनी। जीवनी किस दुग्ध के लिए कहा गया है? कोई बताएगा मुझे? जीवनी किस दुग्ध के लिए कहा गया है? और रसायन की तरह भी कार्य करता है ये। आपके पास ऑप्शन है गाय है, हाँ, हस्तनी है और ऊँट है, ऊँटनी है, स्त्री है। वेरी गुड। गो यानी कि गाय के दुग्ध को स्पेशली जीवनिया नाम इसी नाम से जाना जाता है। किस नाम से? जीवनिया नाम। और इसे रसायन भी कहा जाता है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि भई जो रसायन है, ठीक है ना? तो मेरे ख़्याल से आपकी जो मॉडर्न मेडिसिन में एंटीबायोटिक आती हैं, है ना? उनसे भी बेस्ट होता है ये, ठीक है? क्योंकि ये रोगों को उत्पन्न होने ही नहीं देता है। तो जीवनिया नाम किसके लिए कहा गया है? गाय के दुग्ध के लिए कहा गया है और एक तरीके से रसायन की तरह भी इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि पीत वज्र स्त्री को व्याधि होता है। तो ये पीत वज्र किसके लिए कहा गया है? ग्रंथि के लिए कहा गया है, स्तन अर्बुद के लिए कहा गया है या भई रक्त गुल्म के लिए कहा गया है या स्तन कीलक के लिए कहा गया है? कोई मुझे बताएगा? श्रुति? देखो सोनाली के जवाब तो भैया सभी सही होते हैं, ठीक है? चलो डॉक्टर एसबी वो बिल्कुल सही दिए जवाब, स्तन कीलक के लिए कहा गया है। तो सभी लोग जानते हैं कि भई स्तन कीलक के लिए पित्त वज्र, वज्र वर्ड ही आपको याद रखना है ना? कि बिल्कुल वज्र की तरह यहाँ पर दर्द होता है ना? बहुत ज़्यादा और स्तन कीलक का कोई मुझे सीक्वेंस में ट्रीटमेंट बता सकता हो? ताकि एक बार सभी का रिवीजन हो जाए। डॉक्टर सोनाली, स्तन कीलक का जो सीक्वेंस में ट्रीटमेंट बताया गया है, एक बार रिवीजन करा दीजिए सभी का। सबसे पहले तो घरपान कराते हैं। वेरी गुड। घरपान के बाद वो याद नहीं आ रहा सर मुझे क्रम पूरा। थोड़ा-थोड़ा बताओ। बस इतना मालूम है कि इसमें से हाँ, हाँ। स्वेदन देना मना होता है और उसके बाद मतलब क्या इसमें वॉमिटिंग भी कराते हैं क्या? सॉरी सर इस समय याद नहीं। वॉमिटिंग भी कराते हैं क्या? याद तो किसी ये को भी सर नहीं है। बमन है। वमन, ठीक है। सबसे पहले तो स्नेहपान है, फिर उसके बाद लबड़-अबड़ बमन है, फिर उसके बाद श्रुति, नहीं आ रहा कोई है दिक्कत नहीं, सर। नहीं हमें यहाँ ऐसा नहीं देखो डिस्कस चल रहा है। एसबी, डॉक्टर एसबी सर, आप मुझे बताएँ? क्योंकि क्रम पे ही अक्सर क्वेश्चन आते हैं, है ना? क्रम हमें याद रखना है एक बार। श्रुति एस डॉक्टर एसबी ये मत सोचो कि मैं ही सब कुछ बता दूँ। भाई तुम लोग पढ़ रहे हो। नो आइडिया सर।
ओके। डॉक्टर डॉक्टर एसबी नहीं सर, देखिए इंग्लिश में पढ़ा था, अभी नहीं पढ़ा है। डॉक्टर एसबी यस सर, हाँ, समझे? बताइए। सर अभी अभी पढ़ाई नहीं हुई है, 10 साल पहले हुई थी पढ़ाई। चलो ठीक है, जब देखो जितना मैं पढ़ा रहा हूँ, एक बार है ना इन सभी को रीड कर लेना, ठीक है? ताकि फटाफट रिवीजन हो जाए। जैसा कि सोनाली ने बताया बिल्कुल सही बता रही थी वो, है ना? लास्ट में जाके हमें इतना याद रखना है कि अगर स्तन कीलक है तो वहाँ पर जो पास में एक मतलब निकालने के लिए जो मतलब कि दोषों का निर्हरण करने के लिए आपको वमन विशेष का बताया गया है, तो यहाँ पर लवण भी बताया गया, उष्ण जल भी बताया गया है, ठीक है? घृतपान भी बताया गया ताकि उससे उसको पिघला दिया जाए ना, लिक्विड अवस्था में ला दिया जाए, ठीक है? उष्णता से मतलब कि यहाँ पर सोनाली यहाँ नमक का भी विशेष तौर पे दिया गया है क्या? डॉक्टर सोनाली? सर सर इस समय मुझे याद नहीं, लेकिन मैं आपको सर्च करके ज़रूर बताऊँगी। चलो हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है? ध्यान रखना है ना? ठीक है। अब यहाँ पर मुझे कोई बता दे कि 5वें अहिनी, जातहरणी ये किसके लिए कहा गया है? असुरी, कली, षष्ठी तथा वारुणी। पंचमें अहिनी, जातहरणी। जातहरणी कोई संख्या मुझे बता सकता है? श्रुति? जातहरणी तो फेवरेट है भाई यूपीएससी में। पंचमें अहनी, जातहरणी। अगर जातहरणी की आपके पास कोई ट्रिक हो तो हमें ही बता दीजिए, क्योंकि ये थोड़ा-सा अच्छा। अनप्रिपेयर्ड है। हुँ। ठीक है, तो मैं जातहर सस्ती होना हाँ, बोलो सोनाली। मेरे अकॉर्डिंग तो सस्ती होना चाहिए। नहीं, वैसे तो देखो इसका आंसर तो बारूणी है, लेकिन इसमें अक्सर लोग कन्फ्यूज़न हो जाते हैं। मुझे लगता है कि कुमार व्रत के कुछ जो टॉपिक है ना? जैसे जातहरणी है ना? ग्रह है ना? और वेदनाध्याय है। तो मेरे ख़्याल से कल इसको एक क्विकली रिवीजन में शॉर्ट ट्रिक से याद कर लेंगे, ठीक है? और ऐसे क्वेश्चन आप लोग अगर मिले तो सॉल्व करते रहना है इन्हीं को, जातहरणी से रिलेटेड क्योंकि ये पूछा जाता है। अभी तक मेरे ख़्याल से इसको इग्नोर किया गया था, है ना? लेकिन अब जो इग्नोर किए गए हैं ना चीज़ें, उनको पूछने लगे हैं क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हो चुके हैं बार-बार रिपीट, तो कुछ नया माँगते हैं लोग, है ना? फिर नेक्स्ट देखना है आपको कि अंडहग्नि जातहरणी चिकित्सा में है। तो इस ये जो अंडअग्नि जातहरणी है, तो इसमें चिकित्सा क्या है? साध्य है, याप्य है या असाध्य है या दारुण है? क्या है भई? कोई बताएगा? अंडअग्नि सर इस तरह की चिकित्सा में सबसे पहले घृतपान आता है, हाँ। फिर शीतसेक आता है, फिर विरेचन हो जाता है, विरेचन के बाद विदुरधिवत उसका पाटन कर्म करते हैं। चलो ब्रेचन है ना? ठीक है। पहला क्या है एक बार फिर से मुझे बता दो, मैं लिख देता हूँ, बताओ ज़रा? सबसे फर्स्ट है घृतपान। घृतपान, ठीक है। फिर नेक्स्ट घृतपान और शीतसेक। क्या? शीत-सेक, चलो शीतसेक। ओके और? हाँ, फिर उसके बाद विरेचन। विरेचन, फिर? विरेचन होने के बाद पक जाने पर उसको विदुरधि के समान पाटन कर्म कर देते हैं। पाटन, ठीक है, तो मेन है इसमें आता है पाटन। तो लोगों को बस अगर ऑप्शन में एक ही चीज़ दे दिया जाता है कि लास्ट चिकित्सा क्या है तो पाटन, है ना? उसको मतलब अ, पक जाएगा तो भई फोड़ के वैसे ही निकल जाएगा उसमें से जो भी फँसा होगा, है ना? तो ध्यान रखेंगे पहला है घृतपान, फिर है शीत-सेक, है ना? मतलब शीत से सिकाई करनी है ठंडी चीज़ों से। फिर बताया गया उससे विरेचन ताकि जो भी हो, है ना? अ, बाहर निकल जाए विरेचन के द्वारा और जो कुछ बचा-कुचा हो तो भाई वो पाटन के द्वारा हम लोग निकाल लेंगे। कुल मिला के हमें स्तन कीलक को निकालना है, चाहे तो विरेचन के द्वारा निकाल लो
है ना? और जो बचा-कुचा रहता है थोड़ा बहुत, वो हम लोग पाटन के द्वारा निकाल लेते हैं। क्योंकि विरेचन के द्वारा भी दोष तो निकलेंगे ही ना कुल मिला के। तो ये चीज़ें हमें याद रखना है। ठीक है? वेरी गुड। चलो ऐसे ही रिवीजन होएगा। ठीक है? अब ये मेरे ख़्याल से किसी को भी नहीं भूलेगा। कोई नहीं भूलेगा, ये सीक्वेंस से होता है। पहले घृतपान, फिर शीत-सेक कराएँगे, फिर आप विरेचन कराएँगे, फिर पाटन कराएँगे। ठीक? हाँ, यहाँ पर अंड-अग्नि, जात-हरणी की चिकित्सा साध्य बताई गई है। ठीक है? तो कोई मुझे कन्फर्म बताएगा कि जात-हरणी की संख्या कितनी है सोनाली? 63-64 है, कितनी है? मेरे नाम चलो अभी आप लोग 1-2 अच्छा। कोई दिक्कत नहीं, 1-2 दिन हम लोग पीडिया ही देखेंगे क्योंकि इससे क्वेश्चन बनेंगे इसलिए मैं इसको पढ़ाया हूँ, है ना? और तो ये हमारे मेरे ख़्याल से कल कंप्लीट हो जाएँगे ये चैप्टर, पीडिया के जो इम्पोर्टेंट हैं। कल मैं क्वेश्चन नहीं लगाऊँगा, कल रिवाइज़ ही कराऊँगा जितने भी हैं। फिर यहाँ पर बताया गया है कि सुक्तक व्याधि दोष प्रधान है। क्या है भई? पित्त वात है, कफ वात है या कफ पित्त है या त्रिदोष है। सुक्तक व्याधि तो सभी को याद आ रही होगी। क्या है भई सुक्तक व्याधि दोष प्रधान? किसी को याद आ रहा है? टोटल जात-हरणी की संख्या 35 है। 30 जिनमें से 11 साध्य हैं, 8 असाध्य हैं और 16 याप्य हैं। वेरी गुड। चलो भई, ये देखो सोनाली फटाफट रिवीजन करा रही। कोई नहीं। 35 हमें संख्या याद रखनी है। कितनी है? 35 है ना? इसमें से 11 साध्य हैं और 8 असाध्य हैं और 8 15 याप्य हैं। 8 असाध्य हैं और 16 याप्य हैं। 16 याप्य हैं। असाध्य 16 याप्य। याद रखेंगे याप्य भई आपकी 16 है। ठीक है? तो जो अक्सर हम लोगों को याद रखना है, साध्य ही याद रखना है ना? क्योंकि साध्य में ही वो ट्रीटमेंट पूछ लेता है। असाध्य है तो भाई क्या ट्रीटमेंट दोगे? तो साध्य की बस संख्या याद रखना और साध्य के बारे में थोड़ा-सा डीप में जाना है हमें, है ना? याप्य है तो वो चलता ही रहेगा, 16 याप्य है, ठीक? नाम तो ख़ैर हमें सभी के याद रखना है। कितने हमारे पास? 35। जातहरणी की संख्या कितनी है हमारे पास? 35 है, ठीक? अच्छा यहाँ सुक्तक व्याधि जो है, वो हमारी कफ-वातज है। क्या है? कफ-वातज। अब सुक्तक व्याधि कोई मुझे बताएगा कहाँ होती है? कुछ किसी को नॉलेज हो थोड़ा बहुत तो? कहाँ पर? आइज़ में? हाँ, कहाँ होती है? आइज़ में ही होती है। 76 प्रकार आइज़ में ही 76 प्रकार की जो उसमें पित्तज व्याधि के अंतर्गत इसको लिया गया है। हाँ, हाँ, तो ये जो बच्चों में है, बच्चों में कफ़ज मतलब कफ बात होती है ना? वहाँ पर बिल्कुल सही बता रहे हो कि आप 76 जो नेत्र रोग हैं, वहाँ पर पित्तज व्याधि के अंतर्गत रखा गया है इसे, सुक्तक व्याधि को, बिल्कुल सही बताया गया है, ठीक है? लेकिन बच्चों में कफ का प्रकोप होता है, तो यहाँ पर कफ़ज बात है, याद रखना है ना? हम लोग जब यंग एज हो जाते हैं, तो वहाँ पर हमारा पित्त का ज़्यादा होता है रोल, तो वहाँ पर सुक्तक पित्तज में आ जाता है, ठीक? चलो, आज के लिए मेरे ख़्याल से इतना सफिशिएंट है। कल सभी लोग टाइम पे जुड़ जाएँगे और वेदना, ग्रह और जातरणी ये 3 टॉपिक हैं, तीनों के तीनों कल क्लियर हो जाएँगे आप लोगों के, ठीक है? किसी को कुछ पूछना है क्या? कोई पूछना चाहता है तो पूछ सकते हो। विधि कुछ पूछना चाहते हो? चलिए, ठीक है, ओके।